गांव नवलगढ़ में जीवन गरीबी और संघर्ष की धीमी आग में सुलग रहा था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की ठंड ने गांव को अपनी बर्फीली जकड़न में ले लिया था। कहानी का केंद्र थे जगदीश और उसकी पत्नी पार्वती। जगदीश, जो अपने युवावस्था में एक कुशल कारीगर था, अब शराब की गहरी लत का शिकार होकर एक निकम्मा और क्रूर पति बन चुका था। पार्वती इस परिवार की रीढ़ थी। वह गांव के धनी परिवारों के यहाँ जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करती थी। उसकी कमाई ही 2 बच्चों किशन और मीरा के भोजन और शिक्षा का एकमात्र सहारा थी। पार्वती का जीवन एक अंतहीन चक्र बन चुका था। सुबह उठो, काम करो, पैसे कमाओ और रात को शराबी पति के हाथों अपमानित हो। गांव के बाहर एक बड़ा अलाव जल रहा है। जगदीश अपने 2 पक्के दोस्त भोला और रमेश के साथ बैठा है। चारों ओर सस्ते कागज के गिलास और एक पुरानी आधी भरी बोतल रखी है। आज की रात। दोस्तों, आज की रात को जीवन मुक्ति दिवस घोषित किया जाना चाहिए। इस शीतलहर में ये आग और ये अमृत ही हमारा स्वर्ग है। पीने के बाद तो लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग के वीआईपी लाउंज में बैठे हों। वीआईपी लाउंज नहीं जगदीश, ये तो हमारा आइसोलेशन सेंटर है, जहां दुनिया की सारी समस्याएं और बीवियां बाहर रह जाती हैं। ये शराब नहीं, ये तो बीवी प्रूफ जैकेट है। पी लो और दुनिया को कहो, आई एम अनटचेबल। भोला भाई, तूने तो दिल की बात कह दी। मेरी बीवी कल मुझसे कह रही थी, तुम घर में कोई काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा, अरे पगली, मैं काम क्यों करूं? मैं तो राजा हूं। राजा काम नहीं करते, राजा तो बस फैसला सुनाते हैं। उसने पूछा, कैसा फैसला? मैंने कहा, आज का फैसला है कि आज हम फिर से टेंशन को हराएंगे और अमृत को जीत दिलाएंगे। और सुनो, जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो सीधा जवाब दो, पीकर सो जाना और सुबह भूल जाना। वाह, क्या बात है। और मेरी पार्वती, वो तो समझते ही नहीं। कल कह रही थी, बच्चों की फीस कहां से आएगी? मैंने कहा, अरे नादान, ज्ञान तो किताबों से आता है, और पैसे तो ज्ञानियों के पास आते हैं। हम तो बस ज्ञान के वाहक हैं। अरे, बच्चों की फीस की चिंता कौन करता है? हम तो समाज के चिंतक हैं। हम शराब पीकर चिंतन करते हैं कि दुनिया गोल क्यों है, ताकि हमारी बीवी हमें सीधा रास्ता ना दिखा पाए। पी लो दोस्तों, पी लो। ये पीने की रात है, सोचने की नहीं। तीनों दोस्त इसी तरह की हास्यपूर्ण और निरर्थक बातों में डूबे रहते हैं। घंटों तक आग तापते और शराब पीते हैं। उनकी हंसी गांव के बाकी हिस्सों में फैली गरीबी और संघर्ष पर एक कड़वा व्यंग्य थी। जब जगदीश और उसके दोस्त बाहर जीवन का चिंतन कर रहे थे, तब पार्वती अंदर अपने बच्चों को ठंड से बचाते हुए अपने जीवन और भविष्य के बारे में सोच रही थी। रात 9:09 पार्वती काम से वापस आती है। किशन और मीरा एक पुरानी फटी हुई रजाई में दुबके हैं। पार्वती के पास उसके दिन भर की कमाई के कुछ सिक्के हैं। किशन, मीरा, जल्दी खा लो, ठंड बहुत बढ़ गई है। और हाँ, कल स्कूल का गृह कार्य पूरा कर लेना, तुम्हें पढ़ना है। तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी जगदीश घर आता है, लड़खड़ाता हुआ। उसकी आंखें लाल थी और वह सीधा पार्वती के पास आता है। पार्वती, तू अभी तक जाग रही है? बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए पैसे निकाल, जल्दी। मेरे दोस्तों को कल सुबह फिर से चिंतन करना है। पैसे? कौन से पैसे जगदीश? मैंने सुबह से शाम तक 4 घरों में काम किया है। मेरे हाथों में अब भी झाग लगा है। वो सारे पैसे तुम्हारे पीने में चले गए। अब 1 रुपया भी नहीं है। बच्चों की फीस देनी है। अगर फीस नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह अनपढ़ रहें? तू मुझे ज्ञान देगी? तू मुझे बताएगी कि मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैं यहाँ का मालिक हूँ। तू मुझे रोकेगी? कल सुबह पैसे चाहिए।
नहीं है पैसे, तुम्हें जो करना है कर लो। जगदीश गुस्से में इधर उधर देखता है। वह जानता है कि पैसे मिल नहीं सकते। वह गालियां देता हुआ, बच्चों और पार्वती को धमकियां देता हुआ फिर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन पार्वती सुबह ही जमींदार के घर बर्तन धोने चली जाती है। जगदीश को फिर से अपने दोस्तों के साथ शराब पीनी थी। उसकी जेब खाली थी, पर उसका नशा उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। जगदीश अपने नशे में पार्वती के पुराने बक्से को ढूंढता है। वह बक्सा छिपा हुआ था, पर जगदीश की शराबी बुद्धि उसे रास्ता दिखाती है। पार्वती ने सोचा, मुझे नहीं मिलेगा। अरे पगली, शराबी आदमी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये गहने, ये तो मेरे अगले 1 हफ्ते का अमृत है। बक्से में पार्वती की मां की दी हुई चांदी की मोटी पायल और 2 पुरानी सोने की बालियां थीं, जो पार्वती ने अपनी बेटी मीरा की शादी के लिए बचाकर रखे थे। जगदीश उन्हें लेकर तुरंत सुनार के पास जाता है। आज तो तूने कमाल कर दिया जगदीश। नए गिलास और ये बोतल तो कल से बड़ी है। कहां से लाए इतना धन? अरे ये धन नहीं, ये मेरी तकदीर है। मैंने आज सुबह एक अमीर आदमी को जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। उसने खुश होकर मुझे ये पैसे दिए। मैंने कहा, भाई, पीने का मजा तब आता है जब जेब खाली हो। उसने मेरी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया और ये पैसे मेरे हाथ में रख दिए। उसने कहा, आप तो हमारे गुरु हो। वाह गुरुजी, आज हमें भी ज्ञान दो। जगदीश रात 1 बजे तक पीता रहता है, जब तक कि वह चल फिर नहीं सकता। वह पूरी तरह नशे में धुत होकर लड़खड़ाता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता है। पार्वती जब काम से लौटी और उसने टूटे हुए बक्से और गायब गहने देखे, तो उसका मानसिक संतुलन टूट गया। वह समझ गई कि अब यह केवल शराब नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को खत्म करने की लड़ाई है। ये गहने नहीं थे, ये तो मेरे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी थी। मीरा की शादी का सपना था और इस शैतान ने उसे भी चुरा लिया। इसने हमें खाने से, कपड़ों से और सम्मान से वंचित कर दिया। अब और नहीं, ये आदमी इस घर में रहेगा तो मेरे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं आज इसे बाहर निकाल दूंगी। आज इसे उस ठंड का सामना करना होगा जो रोज मेरे बच्चे और मैं सहते हैं। आज इसे पता चलना चाहिए कि शरीर की ठंड से ज्यादा भयानक आत्मा की ठंड होती है। तभी जगदीश लड़खड़ाता हुआ दरवाजे पर आता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पार्वती, महारानी, दरवाजा खोलो, तुम्हारे राजा को अंदर आने दो। जगदीश, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे। क्या? तू मुझे बाहर निकालेगी? तू जानती नहीं है? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम शराबी हो, चोर हो और तुम मेरे बच्चों के हत्यारे हो। तुमने हमारे सारे सपने बेच दिए। जाओ, आज तुम बाहर सोओगे इसी ठंड में। पार्वती तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। वह अंदर से कुंडी लगाकर कांपते हुए भी अपने निर्णय पर दृढ़ रहती है। जगदीश शराब के नशे में पहले तो हंसता है और जमीन पर बैठ जाता है। पार्वती कितनी रोमांटिक है। अरे, इसने मुझे चांदनी रात में सोने के लिए भेजा है। ये घर क्या है? जेल। और बाहर है आजादी। मैं तो यहीं सोऊंगा। ये तो वीआईपी स्लीपिंग बैग है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, शराब का नशा उतरता है और कड़ाके की ठंड जगदीश को मारना शुरू कर देती है। रात 3 बजे बर्फबारी शुरू हो जाती है। जगदीश पूरी तरह होश में है और बुरी तरह कांप रहा है। ओहो, ये क्या है? ये तो बर्फ है। पार्वती,
दरवाजा खोल दे, मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। पर पार्वती कोई आवाज नहीं करती। वह जानती थी कि उसे कठोर रहना होगा। जगदीश ठंड से हार मान लेता है और वहीं जमीन पर बर्फ में ढका हुआ सो जाता है। पूरी रात बर्फबारी जारी रहती है, जिसने उसे लगभग मौत के कगार पर पहुंचा दिया। पूरी रात बर्फबारी और ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने के कारण जगदीश की हालत बेहद गंभीर हो गई। अगली सुबह किशन और मीरा देखते हैं तो पाते हैं कि उनके पापा बेहोश पड़े हैं। पार्वती तुरंत बाहर निकलती है। पति की हालत देखकर वह एक पल के लिए टूट जाती है। वह जानती थी कि उसका फैसला सजा देने के लिए था, जान लेने के लिए नहीं। पार्वती जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आता है और जगदीश की जांच करता है। इन्हें भयानक हाइपोथर्मिया और निमोनिया हो गया है। बहुत ठंड लगी है। इनकी हालत नाजुक है। इन्हें तुरंत गर्म जगह पर लेटना होगा। दोपहर का समय, जगदीश को होश आता है। वह खुद को गर्म बिस्तर पर पाता है। उसके पास किशन और मीरा बैठे हैं और पार्वती दूर खड़ी है। पार्वती, मेरे बच्चे। पापा, आप ठीक हो जाओगे? पार्वती, मुझे माफ कर दो। उस रात की ठंड, उस बर्फ ने मुझे असली जीवन दिखा दिया। जब मैं बाहर जमीन पर पड़ा था तो मुझे पता चला कि मैं कितना अकेला हूं। मुझे याद आया कि तुम रोज मेरे लिए कितनी ठंड सहती थी। मैंने तुम्हारे गहने चुराए, मैंने तुम्हें मारा। मैं शैतान था, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों, मैं वादा करता हूं, आज के बाद शराब नहीं। मैं आज से ही तुम्हारा काम करूंगा। मैं एक जिम्मेदार पिता बनूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर यह वादा मुझसे नहीं, अपने बच्चों और अपनी आत्मा से करो। तुम्हें उस ठंड को याद रखना होगा जिसने तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद दिलाई हैं। उस रात की ठंड ने जगदीश के जीवन को एक भयानक सजा जरूर दी थी, पर यह सजा उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत बन गई। पार्वती जानती थी कि उसका कठोर फैसला ही उसके परिवार को बचा सकता था। जगदीश ने उस दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया।